ये आपकी जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। ये सत्य स्पष्ट रहे, चाहे आप उस पर चल सको या ना चल सको, प्रयास करोगे तो उस पर दिन ब दिन अधिकाधिक चल सकोगे। एक किसने कहा है? जॉन रस्किन ने कहा है। पिछड़ता उच्च शिक्षा का स्तर। हमारे देश में आप देखते हैं कि शिक्षा व्यवस्था पर हमें सवाल खड़े होते रहते हैं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत सारी बातें भी की जाती हैं। तो आप देखेंगे कि देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था उदारीकरण के बाद आगे तो बढ़ी, लेकिन उसकी गति से उसमें गुणवत्ता विकसित नहीं हो पाई। उदारीकरण के 3 दशक पूरे हो चुके हैं, मगर इसका लाभ उच्च शिक्षा में केवल कमाई के अवसर के रूप में देखा गया है। खास यह भी है कि तकनीकी शिक्षा के लिए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को मानक तय करने के लिए 1987 में बनाया गया था। इसके नियमों की खूब अवहेलना हुई और समय के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी नकेल कसने में कम ही कामयाब रहा। यूजीसी की बात हो रही है और आकर्षक विज्ञापनों और चमचमाते सपनों के साथ युवाओं के हाथ में उच्च शिक्षा संस्थाओं ने डिग्रियां तो खूब थमाई, पर कौशल के मामले में वो खोखले ही रह गए। और इसीलिए तो आप देखते हैं कि पीएचडी करने वाला क्या कर रहा है? ग्रेड 4 के फॉर्म डाल रहा है। आप समझ रहे हैं? तो समझ सकते हैं कि क्या व्यवस्था है। यूजीसी के बारे में भी याद रखिए, इस तरह की संस्थाओं से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यूजीसी की वेबसाइट को खंगालें तो मौजूदा समय में सभी प्रारूपों में 1200 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, जिनमें 57 केंद्रीय और 502 राज्य विश्वविद्यालय हैं। ये सभी उच्च शिक्षण संस्थान और इनसे जुड़े कॉलेज हर साल तकरीबन 4 करोड़ से अधिक युवाओं को तकदीर बनाते हैं। ऐसे संस्थान स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता पड़ती है। निराशा की बात यह है कि इनमें कई संस्थान शिक्षा को धन उगाही का जरिया बना लेते हैं और डिग्रियां बांटना एक तरह से कारोबार बन जाता है। और हमारे देश में आप देखते हैं कि डिग्रियां मिलना बड़ा आसान भी है। असल में शिक्षा कोई रातों रात विकसित होने वाली व्यवस्था नहीं है। वैश्वीकरण के बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई दरवाजे खुले हैं, मगर व्यावहारिक तौर पर अभी ये विफल दिखाई देते हैं। भारत में विगत 3 दशकों से शिक्षा संस्थान के प्रति काफी नरमी बरती जा रही है और शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट की मुख्य वजह भी यही है। भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और संसार की सबसे बड़ी युवा आबादी यही है। जिस गति से शिक्षा लेने वालों की संख्या यहाँ बढ़ी, शिक्षण संस्थाएं उससे तालमेल नहीं बैठा पाई और कुछ क्षेत्रों में बिना किसी नीति के कमाने वाली शिक्षण संस्थाओं की बाढ़ आ गई और इंजीनियरिंग कॉलेज इसी तर्ज पर विकसित हुए। और यह बात तब और पुख्ता हो जाती है जब आंकड़े बताते हैं कि देश में इंजीनियरिंग की सफलता दर आम तौर पर 10% से अधिक नहीं होती है, जबकि हर साल 15 लाख इंजीनियरिंग स्नातक कॉलेजों से निकलते हैं। इतना ही नहीं, वर्ष 2024 में 40% आईआईटी स्नातक भी नौकरी पाने में असफल रहे और इंडियाज ग्रेजुएट स्किल्स इंडेक्स के अनुसार देश में लगभग 57% स्नातकों के पास आवश्यक कौशल नहीं है। सवाल उठता है कि शैक्षणिक वातावरण हमारे यहाँ कैसा है? अब शिक्षण संस्थाओं को सुशासन के मांग की ओर ले जाने की जरूरत है। उच्च शिक्षा को लेकर 2 प्रश्न उभरते हैं। पहला यह है कि क्या विश्व परिदृश्य में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच उच्चतर शिक्षा, शोध और ज्ञान के विभिन्न संस्थान स्थिति के अनुसार बदल रहे हैं, और दूसरा, क्या अर्थव्यवस्था, दक्षता और प्रतिस्पर्धा के प्रभाव में शिक्षा को तकनीक से जोड़ने का कोई बड़ा लाभ मिल रहा है? और आप देखेंगे कि यदि हाँ, तो सवाल यह भी है कि क्या परंपरागत मूल्यों और उद्देश्यों का संतुलन इसमें बरकरार है? विभिन्न विश्वविद्यालयों में शुरू में ज्ञान के सृजन का हस्तांतरण भूमंडलीय हिस्सेदारी के आधार पर हुआ था। धीरे धीरे आप देखिए बाजारवाद के कारण शिक्षा गुणवत्ता के मामले में पिछड़ती गई। वर्तमान में तो इसे बाजारवाद और व्यक्तिवाद के संदर्भ में परखा और आप देखेंगे कि और जांचा जा रहा है। तमाम ऐसे कारकों के चलते उच्च शिक्षा सवालों में घिरती चली गई। देश में उच्च शिक्षा की स्थिति चिंताजनक क्यों हुई, इसे समझना होगा। ऐसा इसलिए हुआ कि इस क्षेत्र में उन मानकों को
कहीं अधिक ढीला छोड़ दिया गया और जिसे लेकर एक निश्चित नियोजन होना चाहिए था। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता तभी आती है जब इसे शोधपरक बनाने का प्रयास किया जाता है, न कि रोजगार जुटाने मात्र का जरिया बनाया जाता है। निजी विश्वविद्यालय फीस वसूलने में पूरा दम लगाए रखते हैं और पर उच्च शिक्षा के प्रति इनकी प्रतिबद्धता कम ही दिखती है। कोई दो मत नहीं है कि यहाँ शिक्षा एक व्यवसाय है और इसका अपना एक आकर्षण है। ऐसा लगता है कि अब तो ऑनलाइन व्यवस्था में शिक्षण संस्थान मोबाइल और लैपटॉप में सिमट चुके हैं और आप देखिए एक शिक्षा व्यवस्था एक अच्छा व्यवसाय बन चुका है हमारे देश में। आप देखेंगे 3 नवंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में विश्वविद्यालयों की दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों पर सवाल उठाए थे और शीर्ष अदालत ने उड़ीसा हाईकोर्ट के इस फैसले को भी पत्राचार के जरिए तकनीकी शिक्षा सही है उसे खारिज करते हुए स्पष्ट किया था कि किसी भी प्रकार की तकनीकी शिक्षा दूरस्थ पाठ्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। शीर्ष अदालत के इस फैसले से मेडिकल, इंजीनियरिंग और फार्मेसी समेत कई अन्य पाठ्यक्रम जो तकनीकी पाठ्यक्रम की श्रेणी में आते हैं उन्हें लेकर विश्वविद्यालय अब मनमानी नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस फैसले से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के उस निर्णय को भी समर्थन मिलता है जिसमें कंप्यूटर विज्ञान में पत्राचार के माध्यम से ली गई डिग्री को नियमित तरीके से हासिल डिग्री की तरह मानने से इनकार कर दिया था। और कचोटने वाली बात यह है कि उच्च शिक्षा के नाम पर चौतरफा अव्यवस्था फैली हुई है। बीते 2 दशक में दूरस्थ शिक्षा को लेकर गली मोहल्लों में दुकानें खोलने का सिलसिला आज भी जारी है। उत्तर प्रदेश के कई नामी ग्रामी विश्वविद्यालय भी इस मोह से नहीं बच पाए। स्नातक, परास्नातक समेत कई व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को लेकर दूरस्थ माध्यम से बिना किसी खास कसौटी के न केवल केंद्र खोलने की अनुमति दी गई बल्कि स्वयं के साथ इससे जुड़े ठेकेदारों को भी फायदा पहुंचाने लगे। और इतना ही नहीं, बीटेक से लेकर एमबीए तक की डिग्रियां भी दूरस्थ माध्यम से ऐसे केंद्रों से सहज रूप से उपलब्ध होने लगी। दरअसल शिक्षण संस्थाओं ने व्यवसाय अधिक किया जबकि नैतिक धर्म का पालन करने में कोताही बरती। हमारे 6 पुराने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आमतौर पर राष्ट्रीय रैंकिंग में सबसे आगे रहते हैं। उन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर चिंताओं का हवाला देते हुए लगातार 5वें वर्ष टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का बहिष्कार जारी रखा। वैश्विक स्तर पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लगातार 9वें वर्ष शीर्ष स्तर पर बना हुआ है जबकि MIT स्टैनफोर्ड को पछाड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ऐसे में हमारी शिक्षा व्यवस्था किस मुकाम पर है? जाहिर है जब तक उच्च शिक्षा संस्थान चलाने वाली गंभीर नहीं होंगे, शिक्षा के महत्व को नहीं समझेंगे और शोध के मामले में गंभीर नहीं होंगे, तब तक यह व्यवस्था हाँफती रहेगी और इसमें सुशासन की दरकार बनी रहेगी। और देखिए यही तो लिखना है। अगर आंसर राइटिंग में लिख रहे हैं, कहीं निबंध लिखने के लिए इस तरह के टॉपिक पर कहा जा रहा है, तो इन्हीं आंकड़ों के बारे में तो आपको बताना है, जानकारी देनी है आप लोगों को। तो इसीलिए तो मैं कहता हूं कि भैया आपके क्या विचार हैं, आप लोग भी अपने विचार दिया करिएगा, बताया करिएगा, समझे। आपके विचार मायने भी रखते हैं क्योंकि भैया प्रीलिम्स आप देंगे, मुख्य परीक्षा आप लिखेंगे, इंटरव्यू आप लिखेंगे। चिंतन का दर्पण। ये मनुष्य की प्रकृति ऐसी है कि वह जो भी देखता है, अनुभव करता है, उसका मूल्यांकन करने की चेष्टा करता है। विडंबना यह है कि मूल्यांकन अक्सर बाहरी दुनिया तक ही सीमित रहता है। जीवन में जब भी कोई घटना घटती है, सुखद या दुखद, मनुष्य की दृष्टि अपने भीतर झांकने के स्थान पर बाहर की ओर दौड़ती है। वह अपने संकटों, उलझनों और दुखों का कारण दूसरों को मानता है, जैसे जीवन की सारी विसंगतियां बाहरी तथ्य की देन हो और उसका अपना मन बिल्कुल निर्दोष हो। यह प्रवृत्ति केवल सामान्य जन में ही नहीं बल्कि सुशिक्षित धर्म प्रवृत्त लोगों में भी समान रूप से देखी जाती है, क्योंकि मन की आदत यही है दोषारोपण की। किसी भी असफलता, दुख, अपमान का कारण बाहर के व्यक्तियों, परिस्थितियों, शासन व्यवस्था या समाज को ठहराना आसान होता है। यह आसान रास्ता आत्ममंथन की उस कठिन प्रक्रिया से बचने का एक साधन है जिसमें व्यक्ति को अपने भीतर की लालसा और दुर्बलता से साक्षात्कार करना होता है। मनुष्य का मन एक दर्पण के समान है, यह दर्पण समय और परिस्थितियों के साथ टूट गया है। इसे अहंकार की मोटी परत ने इसे इतना ढक दिया है कि इसमें अपना असली चेहरा दिखना बंद हो गया है। जब यह दर्पण ही मैला हो तब उसमें दोष अपना नहीं, दूसरों का ही दिखेगा। यही कारण है कि व्यक्ति अपने भीतर झांकने के स्थान पर बाहर की दुनिया को दोषी ठहराता है। आपने देखा होगा किसी एग्जाम में कोई फेल भी हो जाता है तो वो ये नहीं कहता है कि हमने पढ़ा नहीं है इसलिए हो गया, नहीं, वो 2 नंबर से रह गया, वो अरे यार पेपर बहुत कठिन था, ये था, वो था, दुनिया भर के आप देखे बहाने मिल जाएंगे। अपने गलती मानने की हिम्मत ही नहीं बची है। आत्मचिंतन एक शब्द नहीं, साधना है। यह वह प्रक्रिया है जो हमें अपने ही भीतर की परछाइयों से साक्षात्कार कराती है, मिलवाती है। यह हमें बताती है कि हमारी प्रतिक्रियाएं, भावनाएं, पीड़ा और यहाँ तक कि हमारे निर्णय भी हमारी ही
हमारे ही अंतःकरण की उपज हैं। जब आत्मचिंतन के दीप से भीतर का अंधकार उजाला बनता है, तब जीवन का वास्तविक आलोक सामने आता है। हमें यह समझना होगा कि दूसरों के दोष से गिनाना सहज है, पर अपने दोषों को देखना कठिन है, क्योंकि आत्म स्वीकृति में साहस चाहिए और अपने ही भीतर के राक्षसों से लड़ने की का हौसला चाहिए। जब हम एक बार भीतर झांकना शुरू करते हैं, तो हमारी चेतना का एक ऐसा नया अध्याय आरंभ होता है जो हमें बाहर के नहीं, भीतर की युद्ध का योद्धा बनाता है। जब कोई व्यक्ति अपमानित होता है, तो वह सोचता है कि सामने वाले ने उसे अपमानित किया है। अगर वह आत्मचिंतन करे तो पाएगा कि उसका अहंकार, उसकी अपेक्षाएं, असंवेदनशीलता, ये सब मिलकर उसे उस अपमान का अनुभव कराती हैं। यह अनुभव बाहरी नहीं, भीतरी है। दुख का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। जब तक यह बोध नहीं होगा, तब तक आप देखिए आत्मबोध संभव नहीं है। बाहर की घटनाएं तो केवल आवरण है, मूल तत्व भीतर छिपा है। मसलन अगर कोई व्यक्ति हमें क्रोधित करता है, तो हम सोचते हैं कि उसने हमें क्रोधित किया। सच्चाई है कि हमारे भीतर क्रोध पहले से था, वह केवल प्रकट हुआ है। अगर भीतर शांति हो तो कोई भी व्यक्ति हमें क्रोधित नहीं कर सकता है। यह सत्य तभी प्रकट होता है जब हम बाहर नहीं, भीतर देखते हैं। संतों ने बार बार आत्मचिंतन पर बल दिया। संत कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। यानी जब व्यक्ति अपने ही अंतर्मन को खोजता है, तब उसे अपनी कमजोरियां दिखती हैं, और यहीं से शुरू होती है वास्तविक उन्नति की यात्रा। आज का समाज जितना जटिल होता जा रहा है, उतनी ही आवश्यकता आत्मचिंतन की है। हम अपने संबंधों, कार्यक्षेत्र, समाज और राजनीति में जिस प्रकार दूसरों को दोषी ठहराने का चलन बढ़ा रहे हैं, वह केवल बाह्य संघर्ष को जन्म देता है। ये संघर्ष कभी समाप्त नहीं होंगे जब तक व्यक्ति भीतर जाकर यह ना देखे कि उसके विचारों और निर्णयों में कितनी विकृति है। आत्मचिंतन से जीवन की दिशा और दृष्टि दोनों बदलती है। जो व्यक्ति पहले केवल दोष देखता था, अब कारण देखता है, और यह अंतर सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली है। और जब व्यक्ति अपने भीतर की अशांति को पहचानता है, तभी वह बाहर की शांति को कामना छोड़कर भीतर की शांति की साधना करता है। आत्मचिंतन एक सतत प्रक्रिया है। यह कोई एक बार किया जाने वाला कार्य नहीं, बल्कि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में, हर छोटे बड़े निर्णय और संबंध में इसे अपनाना पड़ता है। यह वह साधना है जिसमें व्यक्ति ना तो किसी गुरु पर निर्भर रहता है, ना किसी पंथ या बाहरी अनुशासन पर, बल्कि वह अपने अंतःकरण को ही अपना पथ प्रदर्शक बनाता है। आत्मचिंतन का दर्पण ही वह साधन है जो हमें अपनी वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। यह हमें सिखाता है कि बाहर की दुनिया केवल प्रतिबिंब है, मूल स्वरूप हम खुद हैं। जब यह बोध होता है, तब चिंतन की दिशा बदलती है और व्यक्ति केवल घटनाओं का शिकार नहीं रहता, बल्कि जीवन का सर्जक बन जाता है। और एक बात आपको बता दूं यार, देखिए, खुद से मिलना बड़ी बात होती है। दुनिया से तो हम मिल रहे हैं, दुनिया से बातें तो कर रहे हैं, खुद से बातें तो करिए, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये आप देख लीजिए, टिप्पणियां हैं, इन्हें भी देख सकते हैं आप लोग। ये तापमान के मानक, आप अपने घर या कार्यालय को मनमर्जी मुताबिक वातानुकूलित करने की प्रवृत्ति अब लोगों की बदलनी होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में एसी, एयर कंडीशनर की हवा को ज़्यादा ठंडा करने का विकल्प ही मौजूद नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार एयर कंडीशनर के तापमान का मानकीकरण करने वाली है। नए नियमों के तहत इसके तापमान को न्यूनतम 20 डिग्री और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रखा जाएगा। इससे न केवल बिजली की बचत होगी, बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद जरूरी है। कई देशों में इस तरह के नियम पहले से लागू हैं। भारत में भी इसको लेकर काफी पहले से विचार किया जा रहा था, लेकिन कुछ तकनीकी पहलू और सरकारी स्तर पर इच्छा शक्ति का अभाव इसमें रोड़ा बना हुआ था। पर अब सरकार ने इस दिशा में पहल करते हुए नए नियम के मसौदे को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। देश में वातानुकूलन के लिए तापमान का मानकीकरण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गर्मियों के दिनों में बिजली की मांग चरम पर पहुंच जाती है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान एयर कंडीशनर और हवा को ठंडा करने वाले अन्य उपकरण का होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वातानुकूलन के समय तापमान तय सीमा में रखा जाए तो देश भर में सालाना हजारों करोड़ यूनिट बिजली की बचत हो सकती है। इससे कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों पर भी दबाव कम होगा और कार्बन उत्सर्जन में भी खासी कमी आएगी। भारत के शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में भी यह पहल महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाना जरूरी हो गया था। जापान, इटली, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में एयर कंडीशनर के तापमान को लेकर पहले से ही सख्त नियम लागू हैं। जापान में तापमान की सीमा 26 डिग्री, जबकि इटली, स्पेन में 23 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रखी गई है। ऐसा बताया गया है कि नया नियम
फिलहाल सभी एयर कंडीशनर पर लागू होगा और यानी आने वाले दिनों में बाजार में उपलब्ध एयर कंडीशनर में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं रखा जा सकेगा। इसका एक फायदा यह भी होगा कि बिजली की खपत कम होने से बिल की राशि भी कम होगी। यानी समाज के मध्यम वर्ग के लिए सरकार का यह कदम राहत भरा होगा। घरों के अलावा सार्वजनिक भवनों, होटलों, माल कार्यालयों, विपणन केंद्रों और कारों में लगे वातानुकूलन उपकरण का भी ये नियम लागू होंगे। हालांकि घरों में लगे पुराने एयर कंडीशनर को लेकर सरकार की ओर से अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। दूसरे पहलू से देखा जाए तो कमरे में बहुत कम तापमान रखना स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रहने से सांस संबंधी समस्याएं, सर्दी, खांसी, जोड़ों में दर्द और त्वचा संबंधी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी मानना है कि बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों के लिए 24 से 26 डिग्री का तापमान आदर्श होता है। देख रहे हैं, WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। मनमानी पर अंकुश। दिल्ली के निजी विश्वविद्यालय में मनमानी तरीके से शुल्क बढ़ाए जाने पर सवाल ये उठते रहे और आप देखिए जो निजी स्कूल है ना, प्राइवेट स्कूल है, वो काफी मनमानी करते हैं और लूट का एक तरह से आप देखते हैं कि अड्डा बना रखा है। और आप देखिए गरीब लोगों की इसीलिए पहुंच भी दूर होती है उनसे, और सरकारी स्कूलों का हालत आप देख ही रहे हैं। अभी हाल ही में द्वारका में कई अभिभावकों ने सरकार की अनुमति के बिना एक विद्यालय पर शुल्क बढ़ोतरी के आरोप लगाए और साथ ही दावा किया गया था कि बच्चों, उनके माता पिता पर दबाव बनाने के लिए कुछ स्कूलों में अतिरिक्त कर्मी तैनात किए जाते हैं। निजी विद्यालयों की निरंकुशता का मुद्दा अदालत में भी उठता रहा है। ऐसा भी नहीं है कि शिक्षा निदेशालय को वस्तुतः मालूम ना हो। सवाल यह है कि निजी विश्वविद्यालय की मनमानी करने की छूट किसने दी? कौन लोग हैं जो इससे इन्हें अब तक सह देते रहे? लगातार शिकायतें मिलने पर दिल्ली सरकार ने हाल ही में विधानसभा में दिल्ली स्कूल शिक्षा पारदर्शिता निर्धारण और शुल्क विनियमन 2025 विधेयक पारित करने का निर्णय किया था, मगर किन्हीं कारणों से यह पेश नहीं किया जा सका। अब इस विधेयक को अध्यादेश के जरिए लागू करने का दिल्ली मंत्रिमंडल का फैसला एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे शुल्क प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और अभिभावकों को भी बड़ी राहत मिलेगी। निजी विश्वविद्यालयों को अब जवाबदेह बनना होगा और वे अभिभावकों पर मनमाने तरीके से आर्थिक बोझ नहीं डाल सकेंगे। और आपको पता है, वो प्राइवेट स्कूल बहुत सारे नेताओं के होते हैं, तो नेताओं की मिली भगत रहती है। हैरत की बात तो यह है कि निजी शुल्क के नाम पर आप देखिए निजी विद्यालय में शिक्षा शुल्क के अतिरिक्त अन्य मदों में राशि जोड़कर कई वर्षों से वसूली की जा रही है। और आप देखिए विकास शुल्क के नाम पर अभिभावकों पर दबाव बनाया जाता है, मगर अब इस पर रोक लग सकेगी। गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनमाना शुल्क बढ़ाने पर निजी विश्वविद्यालय और दिल्ली शिक्षा निदेशालय को नोटिस जारी किया था। इसमें दो राय नहीं कि बार बार शुल्क बढ़ाए जाने से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर नाहक आर्थिक बोझ बढ़ता है। नया अध्यादेश लागू होने के बाद निजी विद्यालय निर्धारित सीमा से अधिक शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। इस अध्यादेश में ऐसे कई प्रावधान हैं जिनमें अभिभावकों को चिंता से मुक्ति मिलेगी। शुल्क के नाम पर विद्यार्थियों को परेशान किए जाने पर 50,000 की जुर्माने का प्रावधान निस्संदेह सरकार का सख्त कदम है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के जनसत्ता का जो संपादकीय पाठ है उसकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।